morning students, this is for class 6th and in this video we will started with the grammar portion as you see in the video. So students, today I will start with the writing portion first of all, and in writing portion we will start with the notice. So today I will tell you about the format of notice and one question of notice. Now let's start with that. Now in this video, this is the format of notice writing, how you all are going to write it down the notice. Format of a notice, first of all, in the notice, most important thing is make a box which is very important and necessary for the writing the notice. Okay everyone, and notice when we are going to write it down the notice, हम notice कब लिखते हैं? When we explain, or you can say we communicate a issue. Here we are having a define of notice. Notice is a formal piece of communication issued by someone, किसी एक के द्वारा हमें एक जो बताया एक नोटिस यानी कि अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन, कोई हमें कुछ मैटर या मटेरियल कुछ बताना चाहते हैं, उससे हम नोटिस के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एक नोटिस के थ्रू हम सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट अ सिंगल इंफॉर्मेशन. ओके, हम एक इन्फॉर्मेशन को जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को कोई बात बतानी होती है तो हम एक नोटिस लिखकर उसको सबको बता सकते हैं. सो नोटिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. First of all, we are going to write it down the name of the organization, or you can say school. हम स्कूल का नाम लिखेंगे सबसे पहले. अगर आपको क्वेश्चन में स्कूल का नेम गिवन है तो आप स्कूल का नाम ही लिखेंगे. देन नोटिस. अगर गिवन नहीं है तो आप अपने ही स्कूल का नाम लिख सकते हो जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो. ओके, सो नोटिस, देन डेट when you are writing the notice कि आप नोटिस कब लिख रहे हो. ओके, नेक्स्ट इज डेलिमेशन फॉर क्लास 7th 6th to 8th. सब हेडिंग, यू विल राइट इट डाउन द हेडिंग कि ऑन विच बेसिस यू आर राइटिंग दिस नोटिस. आप कौन सी इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं उसको एक सिंगल लाइन में उसे कहते हैं हेडिंग. सिंगल लाइन में एक इन्फॉर्म करेंगे तो उसे कहते हैं हेडिंग. नेक्स्ट, एट द एंड यू विल राइट इट डाउन योर नेम. जो भी इस नोटिस को लिख रहा है वो अपना नाम और लास्ट में डेजिग्नेशन यानी कि वो कौन सी पोजीशन पे है वो अपना पोजीशन यहाँ पे बताएंगे. ओके, पहले नाम लिखेंगे उसके बाद डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मीन्स पोजीशन. Now we are having some guidelines related to writing a notice. You can see here. Heading is the name of the issue authority. Issuing authority यानी कि किस चीज़ बारे में आप ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहते हैं वो आप एक हेडिंग में लिखेंगे. Then date, on which date you are writing this. Subject below the date, जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे बॉडी में. ओके स्टूडेंट, दिस इज द 50 वर्ड्स एक लिमिट होती है, ठीक है. और बॉक्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नोटिस शुड बी रिटन विद इन अ बॉक्स. ये मैंने आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि आपको बॉक्स बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बनाना. अगर आपने पूरा नोटिस लिख दिया और बॉक्स नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. क्लियर एवरीवन. एंड नोटिस इज ऑफ 5 मार्क्स. नोटिस कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Students, this is the question. You are the sports captain of the MLP International School. A pair of shoes was found on the school playground. Write a notice asking the owner to call it from the sports master. आप स्पोर्ट्स कैप्टन है MLP इंटरनेशनल स्कूल के और आपका पेयर ऑफ शूज़ मिला है, ठीक है. तो उसके रिगार्डिंग आपको एक नोटिस लिखना है. हेयर इज़ द नोटिस. सबसे पहले नोटिस, देन MLP इंटरनेशनल स्कूल 9th अप्रैल 2020. जिस दिन भी आप ये लिखेंगे तो आप यहाँ पे अगर आप 21st ऑफ
23 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप डेट चेंज कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 23 नवंबर 2020. Then lost and found is the heading. It means subject. This is the subject. Next is the material, or you can say body, content. I found a pair of shoes on the school playground yesterday. The rightful owner may please identify and collect it from sports master. And sports master कौन है? जो भी ये नोटिस लिख रहा है, he or she will write it down his or her name. आपको ही अपना नाम लिखना है इसमें, और आप स्पोर्ट्स कैप्टन हैं. Okay everyone, this is your homework. You have to write it down, this notice, in your fair notebook. Clear everyone? And learn this notice for essay 1 also. Thank you everyone. Morning students, this is for class 6th. Students, as you all know, we completed with the whole syllabus of SA1, which are started from 30th November. So let's start with the assignments. Today we will start with the assignment number 1, reader portion. This is for class 6. So first chapter is the balloon men. So today we will start with the word meanings. As you earlier read about the Balloon Men poem, now let's start with the book exercise, which is based on this chapter. These are the word meanings which are based or which are coming in your first 1 number exam, 1 to 25th question. These are all about the 1 mark questions. So word meanings are included in 1 mark question. First is bunch. Bunch is meaning group or cluster. You can use one word that is group or cluster, which is easy for you. Okay students. Sunny. Sunny means full of sunlight. Full of sunlight. Shining. Shining means glowing, chamakna. Tied. Tied is used as joined. Joined means दो चीजों को बांधना. String. String means cord. Tug. Tug means pull. Tug, pull. Perhaps, probably. Perhaps, probably. Sailing, floating और moving. Sailing means होता है तैरना. कोई भी चीज़ पानी के ऊपर तैरती है या फिर मूव करती है. तो आप कोई भी इजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और इजी वर्ड लर्न कर सकते हैं. Second is watch. Watch means look carefully. Look carefully. Below, underneath. Below, underneath. Pretty, beautiful. Pretty, beautiful. These are the word meanings of chapter 1. This is your syllabus of SA1, which we are revising, students. So these are the word meanings which are included in 1 mark questions. Okay, now let's start with the multiple choice questions. One by one, first of all, I will revise all the chapters, then I will give you some assignments to prepare yourself. Next is multiple choice questions. Multiple choice questions are tick the right answers. First is, and in the market dash he stays. Where he stays? In the square. Square is the answer for this. You see them dash far away. Shining. Shining means chamakna. And we shall see them dash high. Sailing. Sailing means floating. Floating means तैरना. Next is question is true false. The balloon man comes only on market days. This is called true. कि वो सिर्फ market days में ही आता था. He stays in the market square. This is true कि वो market square में ही रहता था. He holds balloons of different colors. This is also true कि वो अपने साथ अलग अलग कलर्स के बलून्स लाता था. The balloons are tied together with a string. कि वो एक साथ बंधे हुए होते थे. True. The balloon man realizes the balloons in the sky.
फॉल्स, वो उनको खुद ही नहीं छोड़ता था हवा में. Students, we have completed with the 3 questions. One is word meaning, as you can see here. Second one is multiple choice questions, and third one is true false. These all questions are included in your 1 mark exam. 1 mark questions के लिए आपके यही questions select होंगे. So prepare yourself for the questions and for SA1 examinations. Students, please look the videos very carefully, and if you not completed your work, complete your work by watching these videos. Okay students, thank you everyone. Good evening student. My name is Shashi. I'm your Hindi teacher. Today I will teach you chapter 19 वाक्य. Let's start. वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं. जैसे कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है. यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है. अंत कहा जा सकता है कि वाक्य में शब्दों का सार्थक समूह है. जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं. वाक्य के 2 अंग होते हैं. नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय. उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है. जैसे मेरा मित्र सचिन कल आ रहा है. यहाँ पर किसके विषय में कहा जा रहा है? मेरा मित्र सचिन, सचिन के विषय में कहा जा रहा है. तो मेरा मित्र सचिन यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है यहाँ का. इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है. यह विस्तार प्राय विशेषण होता है. जैसे भागता हुआ खिलाड़ी गिर पड़ा. कर्ता का विस्तार है यहाँ पे. भागता हुआ का विस्तार खिलाड़ी करता है. गिरा कौन है? खिलाड़ी. तो इसमें किसके बारे में बताया गया है कि भागता हुआ खिलाड़ी गिर पड़ा. तो ये कर्ता का विस्तार है. नंबर 2 विधेय. उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. जैसे मेरा मित्र कल आगरा से आ रहा है. मेरा मित्र, यहाँ पे ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया. मेरा मित्र क्या हो गया? उद्देश्य. कल आगरा से आ रहा है, ये विधेय हो गया क्योंकि इसके बारे में हम बता रहे हैं. तो ये क्या हो गया? विधेय. विधेय कभी कभी अकेला आता है तो कभी कभी उसका भी विस्तार होता है. उसमें कर्म और कर्म का विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आते हैं. देखिए, चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्रेम था. चाचा नेहरू क्या हो गया? उद्देश्य. Hello students, today we are going to learn properties of some quadrilaterals. The first quadrilateral we are going to learn about is parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral in which pairs of opposite sides are parallel. That means in a parallelogram opposite sides will be parallel. First property is opposite sides are equal and parallel. If we look into this figure PQRS, opposite sides are PQ and SR, so these sides will be equal and parallel. Similarly, PS and QR are also opposite sides, so these will be parallel and equal to each other. Next property of this quadrilateral is opposite angles are equal. That means angle P and its opposite angle R will be equal. Similarly, angle Q
will be equal to angle R. Next property is diagonals bisect each other at one point. Bisect means they will be divided into two equal parts. So in this parallelogram PQRS, the diagonal PR is divided into two equal parts and they are OP and OR. Similarly, diagonal SQ is divided into two equal parts OS and OQ. Okay, so next quadrilateral is rectangle. Rectangle is a parallelogram in which each angle is a right angle. That means rectangle is a parallelogram, so it will have all the properties of parallelogram. And one more property, that each angle is a right angle. So first, opposite sides are equal and parallel. That means AB will be equal to CD and BC will be equal to AD. Next property is all angles are right angles. That means angle A, angle B, angle C and angle D, they all are 90 degree. Both diagonals are equal in length. That means diagonals are AC and BD, they will be equal. Next property is diagonals bisect each other. Diagonal bisect each other means OA equal to OC and OB equal to OD. The next quadrilateral is a rhombus. Rhombus is a parallelogram in which all four sides are equal. So rhombus is also a parallelogram with one more property, that its all the four sides will be equal. First property of rhombus is all sides are equal. That means if we look into this figure, then the sides AB, BC, CD and DA, they all will be equal. Second property is opposite sides are parallel. So it is a parallelogram, so opposite sides will be parallel. That means AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Third property of rhombus is diagonals bisect each other at right angle. Diagonals bisect each other at right angles. That means diagonals will be divided into equal parts and also they will bisect each other at right angles. That means OA will be equal to OC, OD will be equal to BO and angle AOB, that means this angle, angle BOC, this angle, angle COD, this angle and angle AOD, this angle, these all will be right angles. That means they will have measure of 90 degree. Fourth property is opposite angles are equal. So same as parallelogram, the opposite angles of a rhombus will be equal. That means angle A will be equal to angle C, angle A will be equal to angle C and angle B will be equal to angle D. Okay. Yes. Good morning students. Today 23 November, Monday, let's start the revision of chapter 9, class 6th, subject science, chapter name body movements. Now we are start the book exercise which is based on this chapter. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले चैप्टर को पहले रीड कर लिया है, उसकी जो एक्सरसाइज है उसका रिवीजन अभी हम करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन सेशन में आपका आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव. फर्स्ट ऑप्शन है आपका होलो बोन्स, विंग्स, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऑल ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन इज D. D is the correct option. Birds can fly because they have hollow bones, streamlined body and wings also. Second, the total number of bones present in the human body is. Total number of bones human body
Option B is correct. 206. 206. Knee joint is an example of hinge joint. B option is correct. Which joint allows the movement in all direction? A option is correct. Ball and socket joint. Fifth, muscles are attached to the bone by. D option is correct. Tendon. Tick the correct option. B part is start. B part is fill in the blanks. First आपका blank leaves a trail while moving. Snail leaves a trail while moving. Second, a blank joint allows movement in the shoulder. Ball and socket joint. Third, the rib cage is made up of blank pair of bones. 12 pair of bones. Joints cannot bring movement without the help of muscles. Fifth, the bones of wrist and ankle have blank joints, gliding joints. Write true or false. ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको देनी है. फर्स्ट, बोन्स कैन नॉट बी बेंट. ट्रू. स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम. फॉल्स. मूवमेंट और लोकोमोशन हर एक एनिमल्स का सेम नहीं होता. थर्ड, ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू रन अवर बॉडी. ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक साथ फंक्शन करता है तब आपकी बॉडी रन करती है. ट्रू. फोर्थ, द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द हार्ट. रिबकेज प्रोटेक्ट करता हार्ट को. ट्रू. फिफ्थ, द स्पाइन हैज 30 वर्टिब्रेरी. स्पाइन हैज 33 वर्टिब्रेरी. आंसर इज फॉल्स. राइट one word for the following. First is animals that have a backbone. Animals that have a backbone, vertebrates. Second, movement of snake, sliding motion. Movement of snake क्या होता है आपका? Sliding motion में होता है. The smallest bone in the body, वो क्या होती है आपकी? Stirrup. कौन सी होती है? Stirrup. Fourth, organ system which helps you to get rid of the body waste. organ system बताना जो हेल्प करता है बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने में, वो कौन सा होता है आपका? एक्सक्रेटरी सिस्टम. फिफ्थ, ए काइंड ऑफ टिश्यू विच जॉइन टू बोन्स. काइंड ऑफ टिश्यू बताना जो जॉइन करता है दो बोन्स को, क्या कहलाता है आपका? टेंडन. ओके, एक्सरसाइज इज कंप्लीट. Hello everyone, greetings of the day. Welcome to MLP International School. Hope you all are safe and healthy at your home. Today we are going to read chapter 19, page number 175. The name of the chapter is Major Relief Features of the World. So please open your book and begin. As we can see around us, the surface of the earth is not even. हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं जो हमारा सरफेस एरिया है वो कहीं पर भी एक जैसा नहीं है. द अर्थ क्रस्ट इज़ हाई एट सम प्लेसेस. कहीं पे जो हमारी अर्थ की लेयर है, क्रस्ट लेयर, वो कहीं से ऊंची है एंड फ्लैट एंड लो एट अदर्स, और कहीं से फ्लैट है और कहीं से नीची है. फोर्सेस फ्रॉम बोथ. तो ये जो फोर्स लगता है हमारे अर्थ पे, कभी नीचे की तरफ कभी ऊपर की तरफ, इससे कंट्रीब्यूट टू मेकिंग अर्थ सरफेस अनइवन. इससे क्या होता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो अनइवन हो जाता है. मीन्स कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा एक जैसा नहीं रहता. देयर बाय प्रोड्यूसिंग माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. तो इससे क्या होता है? माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं. These three features constitute major relief features on the earth surface. तो ये जो तीनों फीचर्स हैं ये हमारे अर्थ सरफेस के मेजर रिलीफ फीचर्स होते हैं. Now we are going to read about mountains. The part of the earth surface which are higher than the surrounding area are called mountains. तो जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका
विच आर हायर देन द सराउंडिंग, उसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा कहीं हमारा जो सराउंडिंग है उससे कहीं ऊंचा होता है तो उसे क्या कहते हैं, माउंटेन्स। हमारा जो अर्थ सरफेस का एरिया है वो हमारे सराउंडिंग से, हमारे चारों तरफ के जो एरिया है, प्लेन एरिया, उससे ऊंचा हो जाता है, हाइयर हो जाता है, तो उसे माउंटेन्स कहते हैं। माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, माउंटेन्स बनते हैं बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक फोल्डिंग, जो हमारे अर्थ लेयर पे रॉक्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं फोल्डिंग, कहीं फॉल्ट हो गया, कहीं वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, उससे हमारा माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। माउंटेन चेन इज़ ए लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन, तो हमारी माउंटेन की जो माउंटेन की चेन है वो बहुत ही लंबी होती है, एंड कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन, और लगातार माउंटेन्स की जो रेंज बढ़ती जाती है, एंड मैनी सच रेंजेस कॉन्स्टिट्यूट ए माउंटेन सिस्टम। इन सभी को मिला के जो भी इतनी लंबी माउंटेन्स की चेन बन रही है, रेंज बन रही है, इनको सबको मिला के क्या बनता है, माउंटेन सिस्टम। नाउ टर्न योर पेज। माउंटेन्स हैव हाई पॉइंटेड टॉप्स कॉल्ड पीक्स। माउंटेन्स की जो हाई पॉइंट होता है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है, उसको कहते हैं पीक्स। पीक्स मीन्स होती है चोटी। द पॉइंटेड शेप ऑफ द पीक इज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रॉस्ट एंड आइस। तो ये जो पॉइंटेड पोजिशन है माउंटेन की, ये कैसे बनती है, फ्रॉस्ट और आइस के डिपोजिशन से। जो फ्रॉस्ट और आइस यहाँ पे आके जम जाती है, उनसे ऊंची चोटियाँ बनती हैं, ऊंची चोटियाँ बनती हैं। माउंट एवरेस्ट विच इज़ इन द हिमालयन माउंटेन चेन। माउंट एवरेस्ट जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी विच इज़ इन द हिमालयन माउंटेन चेन, जो कि एक हिमालयन माउंटेन चेन है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वो पूरे संसार का हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है हमारे पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर्स है। These are 3 types of mountains. ये 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, सेकेंड इज वोल्केनिक माउंटेन, एंड द थर्ड इज ब्लॉक माउंटेन्स। Thank you. The left chapter we will read in our next video. Thank you so much.